हो गई। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी क्लास 12th की फिजिक्स का सिलेबस चल रहा है, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक रहेगा अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निगमित कीजिए। हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा। तो पिछली क्लासों में आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, परिभाषा, मात्रक और विमीय सूत्र भी आपने पढ़ा था, और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ाई थी हमने, और आवेश निकाय के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ाया था। तो यदि आपको ये टॉपिक समझना हो तो पहले वो टॉपिक जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि आप वो टॉपिक नहीं देखोगे तो यहाँ पे आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि पिछली क्लासें जरूर देखें। तो चलिए हम चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार फटाफट देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती क्या है। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आया वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो वास्तव में ये वैद्युत द्विध्रुव है क्या, किसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव? ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव की बात करें तो यदि दो बराबर और विजातीय आवेश, क्या है, दो बराबर और विजातीय आवेश, देखो इधर आप चित्र में देख रहे होंगे, एक प्लस क्यू आवेश है और एक क्या है, माइनस क्यू आवेश। तो बराबर तो परिमाण में तो बराबर है, परिमाण में तो बराबर है, लेकिन आवेश कैसे हैं, विजातीय। ठीक है। तो जब दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार की निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करें। दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसके बाद इसी में एक परिभाषा और है कि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र किसे कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका क्या होता है बच्चों, प्रभाव होता है, वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र कहलाता है। फिर इसके बाद इसमें एक और परिभाषा है कि वैद्युत द्विध्रुव लंबाई किसे कहते हैं। ठीक है, द्विध्रुव लंबाई किसे कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, उसकी द्विध्रुव लंबाई कहते हैं। इसे हम 2L से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, देखिए वैद्युत द्विध्रुव है AB, तो इसके बीच की दूरी कितनी है, 2L। ये हाँ, ये है 2L, इसके बीच की दूरी क्या है, 2L है। तो यही क्या कहलाती है, द्विध्रुव की लंबाई। अच्छा, एक सूत्र और आता है इसमें कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। तो चलिए हम सबसे पहले द्विध्रुव आघूर्ण को देख लेते हैं, क्योंकि जब अक्षीय स्थिति का हम व्यंजक करेंगे तो उसमें द्विध्रुव आघूर्ण को भी चाहिए पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो कोई एक आवेश हम इसका ले लेंगे। ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित कहते हैं बेटा, कैसे करते हैं, P से। यह एक कैसी राशि है, कैसी राशि है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, सदिश राशि। कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसकी दिशा कहां से होती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर। बोलते जाओ, इसकी दिशा जो होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। ठीक है। दिशाएं आपको जरूर याद करना है, क्योंकि पेपर में दिशाएं पूछता है कभी कभी। तो एक बार फिर से रिवाइज करें जल्दी जल्दी। किसी वैद्युत द्विध्रुव के
किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। ठीक है, अब सूत्र की बात करें तो P बराबर क्या होगा? P बराबर होगा बेटा, कोई एक आवेश लेना है आपको, तो मान लो कि हम क्या ले रहे हैं, प्लस क्यू आवेश ले रहे हैं। ठीक है, तो Q और इनटू उनके बीच की दूरी को कैसे डिनोट करेंगे हम? 2L से। तो 2L बीच की दूरी है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, साथ में 2L ले रहे हैं। तो P बराबर कितना हो जाएगा? Q इंटू 2L। तो ये क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है। आप चाहो तो इस पे वेक्टर भी लगा सकते हो। ठीक है, तो नहीं लगाना तो मत लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। P बराबर होता है आपका Q इंटू 2L। कोई दिक्कत है? ठीक है, अब इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक कैसे निकालेंगे? देखिए, मात्रक के लिए Q क्या है? आवेश। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। इसका कूलाम ले लो। डैश 2L क्या है? दूरी। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका आएगा कूलाम मीटर। ये मात्रक हो गया। विमीय सूत्र की बात करें कि विमीय सूत्र क्या है? तो विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र होता है बेटा, देखिए Q का क्या होता है? AT। Q का क्या होता है? AT होता का नहीं, और इसका क्या होता है? इंटू M का वो मीटर का लंबाई का L होता है कि नहीं? अब बस इसको थोड़ा, इसमें M है का नहीं है, तो M क्या बन जाएगा? 0। L तो है, एक सिंगल है, T भी सिंगल है, A भी क्या है? सिंगल। तो ये बन गया आपका द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र, विमीय सूत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे टॉपिक थे जो हमने आपको बता दिए। अच्छा, इसमें एक परिभाषा और है छोटी सी कि उदासीन बिंदु किसे कहते हैं। ये भी एक नंबर में कभी कभी पूछ ली जाती है, उदासीन बिंदु क्या है। तो देखिए, किन्हीं दो आवेशों के मध्य, विद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश हैं? 2। किन्हीं दो आवेशों के मध्य स्थित वह बिंदु जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? 0 होती है। समझ रहे? किन्हीं दो आवेशों के मध्य यानी बीच में स्थित एक ऐसा बिंदु जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? 0 होता है, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? उदासीन बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषाएं हमारी कंप्लीट हुई। अब चलिए हम चलते हैं अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति किसे कहते हैं? इस स्थिति में किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ऐसा पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, कैसा आता है? अक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति किसे कहते हैं? इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निगमित कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन ये आता है, तो आपको ध्यान से देखना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम किसको समझेंगे? चित्र को। डायग्राम आपके सामने है, देखो इसमें ए बी, एक ए बिंदु और एक बी बिंदु। ठीक है ना, दिख रहा है ये ए बिंदु और ये क्या है? बी बिंदु। ए बी क्या है? ये विद्युत द्विध्रुव है। क्या है? विद्युत द्विध्रुव है। इस ए बी को हम विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। अब विद्युत द्विध्रुव क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दो बराबर और विजातीय आवेशों से मिलकर बना। तो देखिए, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है। ठीक है, बिंदु ए पे प्लस क्यू आवेश है और बिंदु बी पे क्या है? माइनस क्यू आवेश है। तो दोनों क्या हो गए? विद्युत द्विध्रुव हो गए ए बी। ठीक है, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव। इसके बीच की दूरी कितनी है? देखो 2L। इनके बीच की, किनके? ए बी, ए और बी के बीच की दूरी क्या है? 2L। राइट। अब विद्युत द्विध्रुव जो है इसके मध्य बिंदु, मध्य माने बीच वाला, बीच का बिंदु क्या है आपका? O। राइट, मध्य बिंदु क्या है? O।
अब इसका मध्य बिंदु O है, जो O से R दूरी पर, कितने दूरी पर, R दूरी पर, इसके मध्य बिंदु O से हमने R दूरी पर एक बिंदु लिया, जिस बिंदु का नाम क्या है, P, और इसी बिंदु पर तुम्हें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान फाइंड आउट करना है, कहा, बिंदु P पर। राइट, समझ में आ गई। अब आप कहोगे सर ये E1 और E2 क्या है, तो सुनिए, जैसे ये क्या है, प्लस क्यू आवेश है, इसमें दो तीव्रताएं निकलेंगी, कितनी निकलेंगी, दो, एक निकलेगी प्लस क्यू के कारण और एक निकलेगी माइनस क्यू के कारण, और जब दोनों को अपन जोड़ेंगे तो क्या निकलेगी, उसकी परिणामी निकलेगी। ठीक है, तो अब जैसे प्लस क्यू आवेश है कि नहीं, तो हमने कल आपको क्या बताया था, हमने कल आपको जब विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ा रहे थे, तो हमने क्या बोला था कि अगर एकल धनावेश है, कैसा है, एकल धनावेश है, तो उसकी तीव्रता उससे कहां जाती है, बाहर की ओर, यानी अनंत की ओर चली जाती है। धनावेश से प्रारंभ होकर कहां होती है, अनंत पर समाप्त होती है। ठीक है, तो अब ये प्लस क्यू आवेश है, अब ये जैसे प्लस क्यू आवेश है, तो इसकी जो तीव्रता है वो बाहरी की ओर होगी कि नहीं होगी, तो प्लस क्यू आवेश के कारण ये तीव्रता बाहर की ओर क्या है, E1। ठीक है, तो हमने एक चीज बताई थी कि अगर मान लो एकल ऋणावेश है तुम्हारे पास, यदि एकल ऋणावेश है तो उसमें क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं अनंत से आती हैं, कहां, ऋणावेश पर, ऋणावेश पर क्या हो जाती है, समाप्त। तो मतलब क्या हो रही है, ऋणावेश की ओर आ रही, यानी दिशा कहाँ है, अंदर की, हमें दिशा से मतलब है यहाँ। ठीक है, तो दिशा कहाँ, अंदर की ओर। तो जैसे ये क्या है, माइनस क्यू आवेश है कि नहीं, ये माइनस क्यू आवेश है, तो जो तीव्रता इसकी ओर आएगी वो इसकी कहलाएगी। तो माइनस क्यू के कारण उत्पन्न तीव्रता देखो अंदर की ओर आ रही है, क्या है, E2, जे इधर आ रहा है। ठीक है, तो प्लस क्यू के कारण बाहर की ओर है E1, माइनस क्यू के कारण अंदर की ओर है, क्या है, वो E2। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा चित्र कंप्लीट हुआ। अच्छा, एक चीज और है, एक चीज और इसमें देखो कि जैसे इनके बीच की दूरी क्या है, टोटल 2L है। ठीक है, टोटल AB के बीच की दूरी क्या है, 2L है। अब ये मध्य बिंदु क्या है, O है। ठीक है, तो अगर हम, अब तो पता मध्य बिंदु का मतलब क्या है कि बीच वाला बिंदु, मध्य बिंदु यानी बीच वाला बिंदु, यानी AB को कितने भागों में बांट रहा है, दो भागों। तो O से लेके A तक की दूरी क्या बन जाएगी, L। O से लेके A तक की दूरी L, O से लेके B तक की दूरी भी क्या बन जाएगी आपकी, L। दोनों L हो जाएंगे नहीं, और जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 2L। क्लियर, O से R दूरी पे बिंदु P है। तो बताइए चित्र समझ में आया कि नहीं। यदि आप ध्यान से सुनोगे, देखोगे, तो हम गारंटी दे रहे हैं कि एक एक चीज आपको क्लियर हो। ठीक है, अब तो आपको पेपर में लिखना है, जैसे हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको यदि एग्जाम में आ जाए तो एग्जाम में लिखना है। तो हमने अभी समझाया, अब एग्जाम में लिखेंगे कैसे, पहले तो अक्षीय स्थिति की परिभाषा देखो। ठीक है, कि अक्षीय स्थिति की परिभाषा क्या होती है, तो हम क्या कहेंगे, जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। ठीक है, जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, तो किस पर करना है हमें, बिंदु P पर। तो इसी बिंदु की बात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकालनी है, बिंदु P पे। तो इसी की बात कर रहे हैं कि जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है, बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है। तो हमारा द्विध्रुव कौन सा है, AB है कि नहीं, द्विध्रुव क्या है, AB। अब AB अक्ष मतलब द्विध्रुव हमारा AB है, तो AB अक्ष को हमने बढ़ाया, कहां तक कर दिया, यहां तक बढ़ा दिया कि नहीं। तो AB लाइन को जो हमने इस साइड बढ़ाया, तो उसी पे है जो बिंदु स्थित के नहीं। ठीक है ना, जिस अक्ष को हमने बढ़ाया है उसी पर बिंदु स्थित है। तो इसीलिए कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, वह बिंदु कहाँ होता है, बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है। तो इसे द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। बताइए समझ में आई परिभाषा। अब द्विध्रुव के सापेक्ष काय कह रहे, क्योंकि द्विध्रुव के बगल ही में तो है, साइड में है कि नहीं। तो ये है अक्षीय स्थिति की परिभाषा।
समझ में आ गई है? कर लो यार, सही बताओ। एक से देखो, जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है तो इसे द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। तो इसे द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। परिभाषा याद हो जाएगी ज्योति हैं? तुम लोगों को बहुत सिंपल है परिभाषा। आप सुनिएगा, अब इतनी जी अपनी क्या हो जाएगी, अक्षीय स्थिति की परिभाषा हो जाएगी। अब डालेंगे हम व्यंजक की हेडिंग। क्या की हेडिंग डालेंगे? व्यंजक। और व्यंजक के लाने आपको पता है थोड़ा माना वगैरह थ्योरी वगैरह लिखना ही पड़ती है। तो अब हम थ्योरी कैसे लिखेंगे? चित्र ही को देख के, कुछ नहीं करना, चित्र याद कर लो सब हो जाए। चित्र को देख के क्या लिखेंगे? माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो देखो है ए भी है कि नहीं? माना कि ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। किससे बना है? प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। जिनके बीच की दूरी क्या है? 2l। ये एल नहीं बताना है आपको, ये तो हमने ऐसी बांट दिया, ठीक है? जिनके बीच की दूरी क्या है? 2l, ठीक है? अब इतना हो गया। फिर से देखो एक बार इतनी लाइन में देख लो। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी क्या है? 2l है। अब आगे बढ़ रहे हैं, कैसे? इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु क्या है? P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो ज्ञात करनी है। यही लिखा है ना, ये बराबर क्वेश्चन मार्क। तो जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, बताइए क्या इतना कठिन है? लिख लोगे, याद हो जाएगा। क्वेश्चन याद करते जाओ, अब पूरी साल डली है, ठीक है? एंड में फिर दिक्कत आने लगत, फिर जब पेपर आउट तो अंदर से घबराहट हो और मानसिक संतुलन बिगड़ जाता। तो जल्दी जल्दी पढ़ को नहीं, जो पढ़ ले वो पढ़ ले वो पढ़ ले, तो जे पढ़ा तो वे भूला, वो पढ़ा तो वो भूला, वो पढ़ा तो वो, बस ऐसी चलत कहानी। अब ऐसी है कि अब स्वतंत्र है अपन, बहुत टाइम है। अब अगर याद करे तो अब ऐसे याद हो जाए के बाद में वो नहीं भूल सकते, ठीक है? इसलिए आपको याद करते जाना है। चलो एक बार फटाफट देख लो। माना कि ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। जिनके बीच की दूरी क्या है? 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु क्या है भैया? P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब फिर स्टेप चेंज करके लिखेंगे तब, ठीक है? तब बिंदु A पर, अब किस पर लगाना है? पहले A पर। पहले हम E1 निकालेंगे फिर E2 निकालेंगे। तो तब बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है? तब बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या बोला हमने? देखो बिंदु A पे प्लस क्यू आवेश स्थित है कि नहीं? बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, स्थित है तो वो तीव्रता उत्पन्न करेगा कि नहीं? तो किसके कारण उत्पन्न हो रही तीव्रता? प्लस क्यू के कारण, P के कारण नहीं, प्लस क्यू के कारण। किसके कारण उत्पन्न हुई तीव्रता? प्लस क्यू के कारण। तो इसी लिख रहा है, क्या लिख रहा है? कि तब बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समझ में आ रही? बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या बोला? E1 आएगी। कितनी आएगी? E1। चलो देखते हैं। तो यहां से कर रहे स्टार्ट है, E1 बराबर, अच्छा सूत्र तो आपको आता है तीव्रता का, बिंदु आवेश के कारण पढ़ा था आपने। कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे क्या होता है? आर स्क्वायर, यानी दूरी का स्क्वायर। अब यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे। देखो हम किसके कारण? बिंदु ए के कारण कर रहे हैं। किसके कारण कर रहे हैं? ए के कारण। और तीव्रता काय पे ज्ञात कर रहे हैं? पी पे। तो ए से लेकर पी तक की दूरी क्या बन जाएगी? एपी। ए से लेकर पी तक की दूरी क्या बन जाएगी? एपी। तो यहाँ पे लग देंगे क्या?
AP का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रही? AP का क्या लिख देंगे? स्क्वायर, राइट। अब देखिएगा, तो E1 बराबर 1/4πε0 इंटू Q/T। अब तुम्हें क्या निकालना है? AP। तुम्हें क्या निकालना है? AP। तो AP के लाने हम क्या करें? AP कैसे निकलेगा? देखिए, AP निकालने के लिए आपको पता है कि O से लेकर P तक की दूरी देगी, हमें दी गई है। O से लेकर P तक की दूरी कितनी दी गई? R दी गई। अच्छा, O से लेकर A तक की दूरी भी आपको दी गई, कितनी दी गई? और आपको ये तो पता ही होगा कि पूरी में से इतनी घटा दें, इतनी बचे का नहीं, टोटल में से, यानी OP में से अगर OA को घटा दें, इतना घटा दें, तो इतनी आपके पास बच जाएगी कि नहीं? फिर समझ में आया? तो यहाँ आप चाहो तो बगल में निकाल सकते हो, यहाँ पे साइड में आपको निकालना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्या दिखाना है? AP बराबर है, AP बराबर क्या होगा? OP और माइनस OA, इतना ही होगा। तो क्या आ जाएगा आपका? OP बराबर वो AP बराबर है ना, AP बराबर OP का मान कितना है? R और माइनस OA का मान कितना है? L। समझ में आ रही? अब ये दूरी उठा के रख, क्या दिक्कत है? ठीक है, क्या रखना है? R माइनस L। तो यहाँ पे आएगा R माइनस क्या आएगा? L, और पूरे का क्या आएगा? होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना है? हाँ, अब ये हो गया आपका। इसको समीकरण नंबर कितना दे दो? 1। समीकरण 1 दे दो, E1 निकाला है। अब बस इसी प्रकार जैसे आपने A पे निकाली, ऐसी B पे, इसी प्रकार बिंदु B पर माइनस आवेश के कारण, ठीक है, बिंदु B पर माइनस आवेश के बिंदु B पर स्थित माइनस आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण, हाँ, बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे, आगे चल के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे। समझ रहे? सब क्वेश्चन सेम है। तो क्या लिखेंगे? बिंदु B पर माइनस Q आवेश के कारण, बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम चुंबकीय क्षेत्र बोल जाए थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब देखिए, B के कारण P पे कर रहे, तो दूरी का हो जाए BP। B के कारण P पे कर रहे, दूरी का बन जाए BP। देखो टोटल B से लेके कहां तक? सीधी P तक, इतनी बड़ी। तो बाद में अभी देख लो, पहले लिखना है E2 बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपॉन क्या हो जाएगा? BP का स्क्वायर। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि हम माइनस Q आवेश के कारण कर रहे, तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे माइनस लगा रहे, क्योंकि ये सदिश राशि है, इसलिए माइनस नहीं लगता। माइनस दर्शा रहा है किसको? परिमाण को। ठीक है, जब अदिश राशि होगा कौन चीज, जैसे हम विभव निकालें, तो विभव का या अदिश राशि, तो उसमें हम क्या करते हैं? माइनस को शो कर देते हैं, दर्शा देते हैं। लेकिन हम सदिश राशि हो तो माइनस दर्शा नहीं, तो यहाँ पे आप माइनस लिखना नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका BP। अब तुम्हें निकालना है BP। देखना, B से लेके P तक कैसे निकले? आप जी बताओ कि O से लेकर P तक की दूरी कितनी है? OP हो गई। O से लेकर B तक की दूरी कितनी है? L। तो अगर OP में हम OB जोड़ दें तो BP निकलेगा कि नहीं? निकल आएगा। हाँ, तो बस यही आपको समझना है। तो देखिए, E2 बराबर 1/4πε0 इंटू Q/T।
पहला दूरी निकालो, ठीक है। साइड में पहला दूरी, इस साइड में दिखाना है आपको कहां से आए। फिजिक्स में नियम रहता है कि जो भी आप कर रहे वो बगल में दिखाओ, ठीक है। तो देखिएगा हमें क्या चाहिए, बीपी। तो बीपी, बी सही नहीं बना है, हाँ, बीपी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ओपी प्लस ओबी। ओपी प्लस क्या आएगा, ओबी, ठीक है। तो बीपी बराबर ओपी का मान आर और इसका मान एल, आर प्लस एल आ जाएगा। बताइए भैया कोई दिक्कत है, नहीं है ना। चलो मान रख दो इधर, तो क्या आएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। और इसको ले लो इक्वेशन नंबर कितना, 2, समीकरण 2। बताइए क्या इतना सबको समझ में आ गया है, परिभाषा और इसकी थ्योरी माना वगैरह और इतनी जो 2 स्टेप, 2 समीकरण सबको समझ में आ गए। अब क्या लिखेंगे हम नीचे से कि चूंकि E1 व E2 एक ही सरल रेखा में स्थित है का नहीं, हाँ, चूंकि E1 और E2 एक ही सरल रेखा में स्थित है और दिशा में कैसे विपरीत है। देखो E1 कहाँ है, इस साइड दिशा, और E2 की कहाँ है, उस साइड, तो दिशा में विपरीत है का नहीं। परिमाण में दोनों बराबर दिख रहे हैं लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। तो चूंकि E1 व E2 एक ही सरल रेखा में स्थित है तथा विपरीत दिशा में है, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि E1 बड़ा है कैसे, E2 से, ये भी कह सकते हैं तो E1 बड़ा है E2 से। क्यों, क्योंकि E1 किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, प्लस के कारण, और E2 किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, माइनस के कारण। तो बताइए प्लस वाला बड़ा होगा कि माइनस वाला, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों बातें भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि E1 व E2 एक ही सरल रेखा में स्थित है तथा विपरीत दिशा में है, एक ही सरल रेखा तथा विपरीत दिशा में क्या स्थित है, और E1 बड़ा है E2 से, अतः बिंदु P पर परिणामी, कैसी, परिणामी, कुल नहीं लिखना, कुल कहाँ लिखा जाता है, जब अदिश राशि हो तब, और अगर सदिश है तो तुम्हें क्या लिखना पड़ता है, परिणाम। कहीं कहीं पता है, कहीं कहीं बच्चा और टीचर भी मतलब कुल लिख देते, तो वहां पर कुल नहीं लिखना पड़ता, परिणामी, सदिश के लिए परिणामी, अदिश के लिए कुल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी क्या होगी आपकी, परिणामी E होगी, है ना। तो E जैसे E1 E2 तो क्या है, अलग अलग है, तो परिणामी के लिए E माने कि नहीं। तो E बराबर कितना बन जाएगा, E1 माइनस क्या हो जाएगा, E2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से क्या कर दो, मान रखेंगे तो E बराबर, अब E1 का मान कितना है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q, और अपॉन क्या हो जाएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर चिन्ह काय का है, माइनस लगा दो, फिर क्या आएगा इधर, वही चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे, ये Q लिखा है, Q बटे R प्लस एल का होल स्क्वायर। बताइए क्या इतनी चीज समझ में आ गई, कुछ नहीं किया, केवल मान रखा है, ठीक है। अब कॉमन देखो क्या क्या, ऊपर से Q और Q कॉमन आ रहा, और नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन 0 आ रहा, कॉमन नहीं आ रहा, तो ये क्या कर लो आप, कॉमन ले। तो E बराबर क्या बनेगा, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, इतनी चीजें कॉमन आ गई। अब कोष्टक चालू करो, इधर क्या बचेगा, ऊपर 1/1 R माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस, फिर क्या बचेगा, 1/R प्लस एल का क्या आएगा, होल स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा, और कोष्टक बंद। बताइए इतने में कोई दिक्कत है, नहीं है। तो फिर आगे क्या होगा, आगे देखो, इतना बूढ़ा आ रहा वीडियो में जो वाला,
चलिए देखिए, तो क्या होगा, E बराबर Q अपॉन, कट तो नहीं रहा अक्षर, 4 पाई एप्सिलॉन 0 है। पुस्तक में देखो, अब जे है r माइनस एल और जे है r प्लस एल, अलग अलग राशियां हैं तो लघुत्तम में दोनों आएंगे, आएंगे कि नहीं, सेम तो है नहीं, ये r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर, अलग अलग लघुत्तम में एलसीएम में दोनों आएंगे, और इसका गुणा इसमें होगा एक में, और इसका गुणा इसमें होगा, कैची गुणा ऐसी हो। जब जैसे दोनों संख्या अलग अलग हो, एलसीएम दोनों का आता है, तो फिर एक का गुणा ऐसा त्रिय गुणा नहीं हो जाता, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वही हो जाएगा। तो r प्लस एल का होल स्क्वायर गुणा एक में होगा, तो कितना आएगा आपका r प्लस एल, ठीक है, और क्या आएगा होल स्क्वायर, है क्या लगा है माइनस, तो माइनस लगा, r माइनस एल की होल स्क्वायर गुणा एक में होगा, तो कितना आएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और पूरे के बटे, पूरे के बटे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का क्या आएगा, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई, अब कहां से लिखें बताओ, इतने से लिखे नहीं रहे, अब तो है जगह, ठीक है। अब देखिए आगे हल कीजिए, तो E बराबर कितना आएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, इनटू कोष्टक शब्द। अब देखो इधर क्या आएगा, ये है ना r माइनस r प्लस एल का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2a, तो बस वही लगा दो, r प्लस एल है, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ठीक। अब इधर देखो, इधर पे क्या r माइनस एल का होल स्क्वायर है, यानी a माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे आना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन इससे पहले क्या लगा है, ये एक माइनस आगे लगा है, तो उस माइनस का सब में गुणा भी हो जाएगा साथ, तो का हो एक स्टेप बढ़ाओ, डायरेक्ट गुणा कर दो ना, ठीक है। तो r स्क्वायर एल स्क्वायर जो प्लस के आने वे काय के हो जाए अब माइनस के, और जो 2rl माइनस को आने वो काय का हो जाएगा प्लस का, तो बस यही सोच के आपको चलना, एक स्टेप बच जाएगा है। तो माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2rl और पूरे के बटे। अब यहाँ देखिए ये क्या है, r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर, तो अगर हम होल स्क्वायर को छोड़ें, अगर अभी होल स्क्वायर को छोड़ें, तो आपको पता है r माइनस एल r प्लस एल, यानी a माइनस बी ए प्लस बी बराबर का हो a स्क्वायर माइनस सर्व समीका a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है सर्व समीका, कक्षा 9 में पढ़ी, 10 में पढ़ी, 8 में पढ़ी, वही तो लग रही, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी r माइनस एल r प्लस एल बराबर क्या होगा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, r स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, अब दो जन पे स्क्वायर होल स्क्वायर है तो सब पे क्या कर दो होल स्क्वायर, डायरेक्ट लो, राइट। इतने में कोई दिक्कत आपको, समझते चलना, जहां नहीं आ रहा हो समझ में तो पूछ लो अभी, ठीक है। इसको तुम जितना समझोगे उतना ही आपको अच्छे से याद हो जाएगा, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। चले आगे, अब देखो आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल, एल स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल। चलो तो क्या बनेगा यहाँ पे, E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, इनटू ऊपर क्या बचा, 2rl और 2rl कितने हो गए 4, 4 हो गए 4rl, और बटे क्या आएगा
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका क्या आएगा होल स्क्वायर। इतने में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं रहती, ठीक है। आगे चलिएगा, ई बराबर, अब देखो आपको करना क्या है, थोड़ा यहाँ पे अरेंजमेंट करना है, थोड़ा सा कुछ हमें यहाँ पे बनाना है, ठीक है। अब कुछ बनाना है, वो क्या बनाना है, अरेंजमेंट करके हम आपको बता रहे हैं। देखो यहाँ से क्यू है, क्यू को अभी छोड़ दो तो क्या बचेगा 1, क्यू को छोड़ दो तो क्या आएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, राइट, इनटू, अब यहाँ पे अब क्यू को कहाँ लाओ, यहाँ लाओ, तो क्या कह दो क्यू, क्यू इतने लग जाओ इनटू, अब क्यू को छोड़ा नहीं है, लिख दिया। अब जो क्या लिखा है 4RL लिखा है, 4RL लिखा है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं ऐसा कि 2L और इनटू कितना लिख रहे हैं 2R, 2L इनटू 2R लिख रहे हैं। क्यों, देखो 2 का 2 में गुणा होगा कितना होगा 4, R का L होगा क्या होगा RL, तो 4RL ज्यों का त्यों आएगा कि नहीं आएगा, तो हमने इसको तोड़ के लिख दिया, तो क्या दिक्कत है कोई दिक्कत, यदि हमने तोड़ के लिख भी दिया तो क्या प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। और बटे क्या कर देंगे हम, बटे करेंगे R स्क्वायर और माइनस कितना होगा L स्क्वायर, और पूरे का क्या आएगा होल स्क्वायर। इतने में कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो E बराबर, तो क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए इधर, या इधर क्या है Q इंटू 2L, ये किसी का सूत्र है, इसी अभी बताया हमने इसी क्लास में, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, क्योंकि ये कोई एक आवेश है द्विध्रुव का और ये उनके बीच की दूरी है, तो ये क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसे हम कैसे कहते हैं P से, तो इसके स्थान पर क्या लग देंगे हम P, इसके स्थान पर क्या लग देंगे हम P, और जो 2 है इस 2 को कहाँ लग देंगे आगे, कोई दिक्कत, 2 को लिख दिया आगे, और R है R को कहाँ लग देंगे पीछे, तो क्या बन जाएगा 2PR, क्या बन गया भैया 2PR, और बटे क्या बन जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और पूरे पे स्क्वायर, समझ में आ रहा है, R बना जी है। अब यहाँ पे आप साइड में लिख देना कि चूंकि P बराबर Q इंटू 2L, साइड में लिख देना है, यहाँ पे बनना, यहाँ पे बन नहीं रहा है बोर्ड पे, लेकिन आप लिख लेना अपने फेयर। अब इतना हो गया, क्या कोई दिक्कत है, यहाँ पे पुस्तक नहीं लगाना, तो यही क्या है बेटा अक्षीय स्थिति में, यही क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अभिष्ट व्यंजक है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यही अभिष्ट व्यंजक है। ठीक है, इसको दे दो आप, समीकरण नंबर कितना ए दे दो, ठीक है। तो ये क्या है अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है व्यंजक। अब लगाओ एक कंडीशन, अब क्या लगाना है इसमें कंडीशन लगाना है, कंडीशन क्या लगाना है देखो, स्थिति कंडीशन, कंडीशन में लिखना है आपको कि यदि R इज लेस देन कैसे, वो सॉरी L, यदि L इज लेस देन कैसे R से, ठीक है। यानी कहने का मतलब है वे जा कह रहे कि L का जो मान है वो R से अत्यंत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा, ठीक है। देखो अब आप वैसे इसमें चित्र में देखो R कितना बड़ा है कि नहीं, और L कितना सा है कि नहीं, तो इसीलिए कंडीशन लगाना है कि यदि L इज लेस देन R, यानी L का मान R से बहुत छोटा हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम L स्क्वायर को छोड़ देंगे, उसकी उपेक्षा कर देंगे, क्या कर देंगे उपेक्षा कर देंगे, या इसको छोड़ देंगे, तो क्या होगा फिर
यदि हो तो समीकरण कितने से? ए से। हो तो समीकरण ए से। क्या आएगा भैया समीकरण ए से? ई बराबर है ना 1/4 इंटू 2p r और बटे। अब देखना एल स्क्वायर को छोड़ रहे हैं, किसको छोड़ रहे हैं? एल स्क्वायर को। तो क्या बचेगा फिर? केवल आर स्क्वायर ये बचेगा। अब जब छोड़ देंगे तो माइनस तो गायब ही हो जाएगा, तो क्या बचेगा? आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ये 2 की घात है ना होल में, केवल जैसे एल स्क्वायर को हटा रहे हैं तो आर स्क्वायर तो अंदर है और कोष्ठक के बाद 2 की घात और है, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फिर उस 2 का 2 में गुणा होगा कि नहीं? कोष्ठक लगाए तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो आर की घात का बन जाए 4। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ आएगी आपकी आर घात 4। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे एक आर से एक आर ऊपर नीचे का हो जाए कट जाए, ऊपर संगल ही आ रहा है तो एक आर से एक आर कट जाएगा, तो नीचे आर की घात 3 बचेगी कि नहीं बचेगी? बचेगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कितना बचेगा? 2p और बटे आर की घात 3 आर की इतनी बचा। और ये क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अभिष्ट व्यंजक है। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर कितना? ठीक है। तो इस प्रकार से विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा और सभी लोग इसको बार बार वीडियो रिवाइज करके देखें और अच्छे से अपने रब पर लगाएं, बार बार 4-5 बार लगाएं तो आपको याद हो जाएगा। ये पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यदि आपको हमारा यह टॉपिक अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और जो जहां भी कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछें, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, और हाँ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यदि आप लोग सब्सक्राइब करोगे, हमारे सब्सक्राइबर बढ़वा दोगे तो हमें YouTube पर लाइव आने का मौका मिल जाएगा। तो हम आपके साथ हमेशा YouTube पर लाइव आते रहेंगे। इसलिए आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें ताकि और लोग भी सब्सक्राइब कर सकें। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। जय श्री राम।